दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज मैं आपके सामने पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के इस सेशन की सत्र की शुरुआत करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टेपिओका और नारियल के पेड़ जो आंगन में उगाए जाते हैं वह केरल में उगाए जाते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? कलचीरी, शकरखोड़ा, दर्जिन चिड़िया, बया जिसको वीवर भी कहते हैं। यानी ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पक्षी है कि जिसमें नर पक्षी जो है घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी जो है उन घोंसलों में से जो खूबसूरत घोंसला होता है, अच्छा घोंसला होता है, उसका चयन करके उसमें अंडे देते हैं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि ये बया पक्षी है। कौन है? बया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण। यहाँ से असल प्रश्न शुरू होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपका घर जो है वो X पे है। कहाँ है आपका घर? X पे है और आपके पिताजी की दुकान जो है Y पे है। अब प्रश्न असल जो है वो यहाँ से शुरू होता है। अब इस पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न को बताने के लिए आपके पास दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये हमेशा नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमेशा दक्षिण होता है, साउथ होता है। और बाएं हाथ में जो आपका होता है वो हमेशा ईस्ट होता है, यानी पूरब होता है। और दाएं हाथ में जो होता है दाएं हाथ में आपका ईस्ट होता है और बाएं हाथ में वेस्ट यानी पश्चिम होता है। अब प्रश्न को देखिए, बनाना आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर जाते हैं। चलिए किसी कोने में बनाते हैं, हालांकि जगह कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बना के समझाऊं। मैं अभी इतना एडवांस से तो नहीं चला पाता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। आपसे क्या कह रहा है कि अतः पहले ठीक दक्षिण में, तो आप यहाँ पे हैं, X पे हैं, दक्षिण में जाने की बात कर रहा है। यानी आप इधर आए, नीचे 200 मीटर आए और फिर ठीक पूरब आपका कौन सा होगा? दायां हाथ हो जाएगा। पूरब कितना जाना है? ठीक पूरब से 150 मीटर। तो 150 मीटर आप पूरब में चले गए, है ना। उसके पश्चात आप ठीक उत्तर में, तो उत्तर कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। फिर कितना जाना है? 200 मीटर चलकर अपने पिताजी के दुकान पर पहुँचते हैं, है ना। पहुँच गए पिताजी के दुकान पे, Y पे, है ना। X से गए दक्षिण की ओर 200 मीटर, फिर गए पूरब की ओर 150 मीटर, फिर गए उत्तर की ओर 200 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहुँच जाते हैं Y के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो दूरी तो आपको मालूम हो गया कि 200 ये बराबर है ना। 150 मीटर जो आपने पूरब चला, फिर आपको 150 मीटर पश्चिम चलना है। तो दूरी तो आपको मालूम हो गया कि ये 150 मीटर दूरी, जो ये वाली दूरी है यही असल दूरी हो जाएगी 150 मीटर, है ना। अब है कि दिशा देखना है, तो दिशा आपसे पूछा जा रहा है Y के सापेक्ष। तो Y के जब सापेक्ष कहा जाएगा तो ये आपका पूरब है और ये पश्चिम हो जाएगा। तो 150 मीटर पश्चिम की ओर में, 150 मीटर पश्चिम की ओर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि X के सापेक्ष,
तब उल्टा हो जाता। लेकिन आपसे पूछा जा रहा वाई के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 150 मीटर ठीक पश्चिम में, यानी 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 150 मीटर ठीक पश्चिम में, है ना। साधन के नहीं होने की वजह से मैंने आपको थोड़ा उस हिसाब से नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन एक दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है। ये व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है अनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से। तो पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया जाता है, वो अनीमिया से पीड़ित रोगी को दिया जाता है ना, जिनके रक्त जो है जो होता है, लाल रक्त जो है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, उनको दिया जाता है, तो उसको अनीमिया कहते हैं, है ना। तो अनीमिया से जो पीड़ित रोगी होते हैं उनको हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवले और गुड़ खाने के लिए कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रांज, जिसको हम कांसा कहते हैं, ब्रांज एक मिश्रित धातु है। अब जानते हैं धातु बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो ब्रांज जो है वो एक मिश्रित धातु होता है ना, जिसके प्रमुख संघटक हैं, है ना, जो किससे बनता है। तो मिश्रित धातु जो होते हैं, जो मिश्रित धातु होते हैं वो कई धातुओं से मिलके बनते हैं। तो आपको ये बताना है कि मिश्रित धातु जो ब्रांज है ये किन धातुओं से मिलके बना है। सीसा और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और टीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर और टीन, यानी तांबा और टीन से मिलके जो है कांसा जो है उसका निर्माण होता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पश्मीना शॉल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे 4 विशेषताएं दी गई हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषताएं जो है वो पश्मीना के बारे में दुरुस्त हैं। एक, पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। दूसरा ऑप्शन है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी ऑप्शन है कि अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। और डी ऑप्शन है कि पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो आपको ये बताना है कि इन जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में जो है पश्मीना के बारे में कौन सही है। तो देखते हैं, चलिए। एक, पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, तो ये बात तो सही है। दूसरा है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, तो ये बात भी सही है। बी नंबर ऑप्शन भी क्या है, सही है। सी नंबर देखते हैं, अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत आती है, ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, तो ये बात क्या है, गलत है। ये बात क्या है, गलत है। तो हमको देखना है कि ए, बी, सी ये 3 ऑप्शन कहाँ है। तो हम ए में देखते हैं केवल बी में देखते हैं केवल डी, सी में देखते हैं ए, सी, डी। अच्छा, हमको ए, बी, सी चाहिए, और डी में देखते हैं ए, बी, सी। तो डी नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस वर्ष भूज, गुजरात में एक जगह है, किस वर्ष भूज में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो किस वर्ष जो वहाँ पे भूकंप आया था ये बताना है। तो ये दोस्तों आया था 2001 में, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है, उत्तर और दक्षिण में,
दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, सी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, और डी है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। यानी ये पूछा जा रहा है कि हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली की दिशा को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि आपको शिमला और भोपाल की स्थिति का वर्णन करना है। तो अगर आप इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपके पास जो चित्र होता है, मानचित्र होता है, या हिंदुस्तान का भूगोल है, उसकी स्थिति की सही जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली जो है या मध्य प्रदेश जो है वो दिल्ली से दक्षिण स्थित है। जी, मध्य प्रदेश दिल्ली से दक्षिण स्थित है, और हिमाचल प्रदेश जो है दिल्ली से उत्तर स्थित है। तो जब मध्य प्रदेश दिल्ली से उत्तर स्थित है तो भोपाल भी उत्तर ही स्थित होगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश दक्षिण स्थित है ना दिल्ली से, तो दक्षिण स्थित है तो क्या होगा, भोपाल भी दक्षिण स्थित होगा। और हिमाचल प्रदेश उत्तर स्थित है दिल्ली से, उत्तर साइड में है दिल्ली के, तो क्या होगा कि शिमला भी उत्तर में होगा। तो आप देखिए कि उत्तर और दक्षिण कहाँ पे आ रहा है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है, ये सही हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली से जो है उत्तर में स्थित है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो दक्षिण में स्थित है। आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको आप समझ लिए होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि शिमला में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले, तो वो क्या कर रहा है, कहाँ का है, शिमला का है, पर वो कहाँ जाना चाह रहा है, भोपाल, और भोपाल से फिर वो कहाँ जाएगा, भोपाल यानी मध्य प्रदेश, और वहाँ से फिर गुजरात जाएगा, गांधीनगर जाएगा। तो अब देखिए कि हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश से वो कहाँ जाएगा, भोपाल। तो हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर में है ना, और भोपाल दक्षिण में है, तो उसको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा, यानी दक्षिण में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, पहले उसको दक्षिण में जाना पड़ेगा, है ना। फिर उसको जाना है गुजरात, तो मध्य प्रदेश से जो गुजरात है वो थोड़ा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम है, तो फिर उसको पश्चिम जाना पड़ेगा। तो अब आपको देखना है कि वो ऑप्शन कहाँ है कि जिसमें दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर की बात कही गई है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन से कहाँ है कि पहले दक्षिण फिर पश्चिम की बात की गई हो। पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और उसके पश्चात पश्चिम की ओर, बी है कि दक्षिण पश्चिम और उसके पश्चात पूर्व की ओर, सी है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ये सही हो जाएगा, है ना, कि पहले दक्षिण यानी भोपाल की ओर जाएगा, फिर जो है गांधीनगर यानी पश्चिम की ओर जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी अरब सागर से मिलती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल। आसान प्रश्न है कि जो अरब सागर से जो मिलती है जो सीमा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कर्नाटक की सीमा वो क्या है, अरब सागर से टच करती है। बाकी जो है पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश से जो है अरब सागर की सीमाएं या अरब सागर से जो है इन प्रदेशों की सीमाएं टच नहीं करती है। सिर्फ कर्नाटक की सीमा जो है अरब सागर से टच करती है। 71 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। यानी चिराओ एक तरह का डांस है, एक तरह की नाच है। ये कहाँ पे किया जाता है, असम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड। तो ये दोस्तों ये मिजोरम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, मिजोरम। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कलकत्ता है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुदुचेरी जो बिंदु बी पे है तक खींचे हैं, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी, है ना। मान लीजिए कि कलकत्ता और पुदुचेरी है ना, इसके बारे में तो ए पर जो है आप कलकत्ता को रखते हैं और बी पे किसको रखते हैं, पुदुचेरी को। तो आपको ये बताना है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, बी के सापेक्ष ए की दिशा
क्या होगी? तो आसान प्रश्न है कि दोस्तों उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व इसका हो जाएगा, बी के सापेक्ष एक ही दिशा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। यानी उस खिलाड़ी का नाम बताना है। सुनीता विलियम, वाहिदा प्रिज्म, बछेंद्री पॉल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 पे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 पर बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। ये बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि आपको, अगर आप बिल्कुल बुनियाद से आप जो है इस तरह के प्रश्न बनाना चाहते हैं, यानी आपका बैकग्राउंड जो है गणित नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे बना सकते हैं कि 10 नवंबर है ना, 10 नवंबर को गाड़ी खुलती है ना, कितने बजे? 10 नवंबर को 22:40 है ना, तो 20 और 1 घंटा यानी 1 घंटा 20 मिनट जो है वो 1 घंटा 20 मिनट जो है वो 10 तारीख को चलती है वो गाड़ी, है ना। उसके बाद 11 तारीख को पूरा 24 घंटा चलती है ना। 12 तारीख को जो है वो क्या करती है कि 14 घंटा 10 मिनट चलती है। तो इन टोटल को जोड़ दीजिए कि कितना होता है। तो 1 घंटा 20 मिनट और 24 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 25 घंटा 20 मिनट और फिर 14 घंटा 10 मिनट, तो 39 घंटा कितना होगा? 39 घंटा 30 मिनट हो गया। तो 39 घंटा 30 मिनट, तो आपको कितना किलोमीटर बताया जा रहा है? 1896। तो 39 घंटा 30 मिनट को भागा दे दीजिए आप कितना से? 1896 से। तो ये क्या हो जाएगा? आसानी से आपका निकल जाएगा। उसकी जो उस गाड़ी की चाल थी वो लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी। ये बिल्कुल आसानी के लिए है कि आप ये निकाल लीजिए कि 10 को कितनी गाड़ी चली, 11 को कितनी चली और 12 को कितनी चली, सबको जोड़ दीजिए और जितना उसका टोटल होता है उसको 1896 से भगा दे दीजिए। आपको किलोमीटर मालूम हो जाएगा कि उस गाड़ी की प्रति जो है किलोमीटर जो है जो रफ्तार थी वो किस हिसाब से थी। चलिए, आसान है, जगह की वजह से मैं नहीं सही से आपको जो दिखा पाया। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन है कि मसालों का वो समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? यानी वो समूह बताना है कि जिसमें से तमाम मसाले जो है केरल में उगाए जाते हैं। काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो वो समूह को बताना है कि जिसके तमाम जो हैं क्या होते हैं? केरल में उगाए जाते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची ये तीनों क्या होते हैं? क्या है कि ये केरल में उगाए जाते हैं। कहाँ उगाए जाते हैं? केरल में उगाए जाते हैं। चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है ना। ईवीएस के संदर्भ में आपको बताना है कि बच्चा अपने वातावरण को किस ढंग से देखता है। उसके पृथक रूप से, समग्र रूप में, उसके साधारण रूप में, उसके थीम के रूप में, है ना, उसके थीम के रूप में। तो ईवीएस के संदर्भ में जो बच्चा अपने वातावरण को देखता है वो समग्र रूप में दिखता है।
किस रूप में देखता है? समग्र रूप में देखता है। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है ना। ईवीएस आप जानते हैं कि ईवीएस के अंदर जो है जो पाठ्यक्रम है आपका पाठ्यचर्या है ईवीएस की, उसमें जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और वातावरण है ना, इसके बारे में बात की गई है। तो इसका आधार क्या माना गया है? विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा थीम के आधार पर बनाई गई है, थीम के आधार पर बनाई गई है। और आप लोग जानते हैं कि ईवीएस जो है उसके जो थीम है वो 6 थीम है। आपको कमेंट करके बताना है कि वो 6 थीम कौन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। अभी मैंने बताया था विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भाषा एवं गणित। सी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, और डी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो अभी मैंने बताया कि एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण को है ना, ईवीएस को जो है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में क्या किया है? प्रस्तुत किया है ना। तो ये सी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कक्षा के बहु सांस्कृतिक आयाम की, प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाओं की, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली की, और डी है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था की। तो फिर से देखते हैं कि कक्षा के बहु सांस्कृतिक आयाम, तो बिल्कुल इसकी तो चुनौती उसको करनी पड़ सकती है। दूसरा प्रत्येक विद्यार्थी की भावना, ये भी उसको करना पड़ेगा। सी है प्रत्येक के समुदाय है ना, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली, ये भी उनको सामना करना पड़ेगा। और डी एक कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, इसकी समस्या उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ए बी सी जो डी नंबर ऑप्शन है वो 79 नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। 80 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? यानी प्राथमिक स्तर पे जो ईवीएस पढ़ाया जाता है उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। बी है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। सी है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक देना। और डी है कि शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 80 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों इसका क्वेश्चन है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपने वातावरण का अन्वेषण करने, अन्वेषण कहते हैं रिसर्च, तहकीक, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके यानी अवसर देना है ना। जो भी आंसर की मैं आपको बताऊंगा वो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं? थीम है, उपथीम है, विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ईवीएस के जो पाठ्यक्रम के आधार हैं वो क्या है? थीम है। और मैंने ये भी बताया है कि जो ईवीएस में जो है 6 थीमों पे बात की जाती है ना। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे परिवार एवं मित्र जो है ये क्या है? थीम है या उप थीम है ना। तो परिवार और मित्र जो है ये क्या है? थीम है। और आपको ये बताना है, मैंने पीछे भी कहा कि 6 थीम कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। 82 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो।
बी है कि विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। सी है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए। और डी है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो अर्थपूर्ण ईवीएस शिक्षा संभव हो सकती है कि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से क्या हो, संबंधित हो। तब क्या हो सकती है कि ईवीएस की जो है अर्थपूर्ण शिक्षा संभव हो सकती है। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 1 नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु खाली जगह होना चाहिए। यानी प्रामाणिक एवं अर्थ शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना, क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना यानी दोहराना। तो ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप जो सीखते हैं उसको अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पायदारी आती है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। ये क्या होता है, आपके लिए फायदेमंद होता है। चलिए 84 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि है ना, सामूहिक सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, ये विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वो उसमें सुधार लाती है। और डी है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं, है ना। तो सामूहिक गतिविधियां क्यों की जाती है, तो सामूहिक गतिविधियां इसलिए की जाती है कि ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वो उसमें सुधार लाती है ना। ये सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है ना। अधिगम में ईवीएस में जो अधिगम प्रक्रिया होता है ना, अधिगम में जो प्रक्रिया कौशल होता है उसको कौन जो है चिन्हित करता है, वर्गीकरण, वर्णन, कथन, स्मरण। तो इसको दोस्तों वर्गीकरण जो है वो क्या करता है, चिन्हित करता है, उसको सेलेक्ट करता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है ना। कि ईवीएस की कक्षा में क्या होता है कि शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो दोस्तों इसका सही उद्देश्य जो होता है वो होता है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, ये उसका उद्देश्य होता है। 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है ना। कि ईवीएस की जो चुनौतियां हैं उसको किसके द्वारा क्या किया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है, व्याख्यान एवं विचार विमर्श के द्वारा, मुक्त वाद विवाद के जरिए, व्याख्यान एवं प्रदर्शन के जरिए, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद के जरिए। किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विचार विमर्श करने के बाद उसमें वाद विवाद किया जाए, है ना, उस पर डिस्कशन किया जाए। इसके जरिए से जो ईवीएस कक्षा की चुनौतियां हैं उसको क्या किया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारे सामने है कि 88 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि
ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है ना। गुणात्मक आकलन की बात कर रहे हैं, है ना, मात्रात्मक आकलन की बात नहीं की जा रही है। तो गुणात्मक आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है ना। क्वालिटी इवेल्युएशन, है ना, किसके द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, कागज पेंसिल टेस्ट, उपलब्धि टेस्ट। तो बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, ये सही है। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, ये भी सही है। कागज पेंसिल टेस्ट दोस्तों ये गुणात्मक नहीं है, ये मात्रात्मक है। उपलब्धि टेस्ट ये भी क्या है, मात्रात्मक है। तो 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ए बी सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि केवल ए और बी क्या है, सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है ना। रचनात्मक आकलन आप जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का आला उपकरण है ना कौन है। पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, दर मापक पैमाना जिसको रेटिंग स्केल कहते हैं, या अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो इसका जो दोस्तों रचनात्मक आकलन के जो है ये तमाम ही उपकरण हैं। पोर्टफोलियो के जरिए भी आप रचनात्मक आकलन करते हैं, दृष्टांत अभिलेख के जरिए भी, दर मापक पैमाना के जरिए भी, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, इनके माध्यम से भी। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी तथा डी, है ना। सबके जरिए से आप क्या करते हैं, रचनात्मक आकलन करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हमारा दोस्तों हमारे सामने है कि और समझ पर आधारित ये प्रश्न है कि वाई से तात्पर्य, यहाँ पे वाई और एक्स के को इंडिकेट किया गया है। तो वाई का तात्पर्य है उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से वस्तुओं के, है ना, यानी उंगलियों और अंगूठे की छाप का उपयोग, ये वाई का तात्पर्य है। एक्स का तात्पर्य चित्र बनाना। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन क्या है। उपर्युक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने, है ना। एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स क्रिया, 1 नंबर ऑप्शन करा, एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी ऑप्शन कह रहा है, बी का ऑप्शन कह रहा है कि एक्स क्रिया परक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। सी ऑप्शन कह रहा है कि एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। और डी कह रहा है कि एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो है वो 90 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन है कि एक्स जो है चित्र बनाना, ये क्रिया परक क्रिया है, और वाई जो है वो पाठ्य वस्तु है, यानी उंगलियों तथा अंगूठों की छाप से क्या बनाना, चित्र बनाना, पशुओं की चित्र बनाना, ये क्या है आपका पाठ्य वस्तु है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि एक्स जो है क्रिया परक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए।